हे गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरासाइटोलॉजी टॉपिक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो का। यदि आप एक बार नोट से अच्छे से पैरासाइटो पढ़ लेते हैं तो आपको नीट में और एम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे पैरासाइटो से वो एक बार वो बन जाएंगे आपको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नीट के वो आपके सामने इसी तरीके से शेयर करता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले अपन देखते हैं कि पैरासाइट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पैरासाइटोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है प्रोटोजोआ और एक है हेलमिन्थ्स। तो हेलमिन्थ्स में तीन क्लासेस हैं, एक है कैस्टोड्स, ट्रेमेटोड्स और नेमेटोड्स। और प्रोटोजोआ में चार सब क्लासेस हैं जो कि अपन आज इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रोटोजोआ को चार सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है या फिर चार फैमिलीज में डिवाइड किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। एक है अमीबा या फिर सार्कोडाइना, सब क्लास या फिर फैमिली अमीबा या फिर सार्कोडाइना, जिसके अंदर आते हैं फ्री लिविंग अमीबास या फिर इंडस्ट्रियल अमीबास। फ्री लिविंग अमीबास के एग्जाम्पल है निग्लेरिया फॉलरी, एक कैंथ अमीबा, बालामुथिया। इंडस्ट्रियल अमीबा के एग्जाम्पल है एंट अमीबा हिस्टोरेटिका और एंट अमीबा कोली। नेक्स्ट सब क्लास या फिर फैमिली है सीलिएट्स, इसके अंदर आते हैं बैलेटिडियम कोली। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड सब क्लास या फिर फैमिली, जिसको मैस्टिगोफोरा भी बोलते हैं। उसके अंदर आते हैं इंडस्ट्रियल फ्लैजिलेट्स, वेजाइनल फ्लैजिलेट्स या फिर ब्लड एंड टिश्यू फ्लैजिलेट्स। तो इंडस्ट्रियल फ्लैजिलेट्स के एग्जाम्पल हैं जियार्डिया लैमेली। वेजाइनल फ्लैजिलेट्स के एग्जाम्पल हैं ट्राइकोनोमास वेजाइनलिस। ब्लड एंड टिश्यू फ्लैजिलेट्स के एग्जाम्पल हैं लिशमैनिया और ट्रेपनोजोमा। नेक्स्ट सब क्लास या फिर फैमिली है स्पोरोजुआ या फिर एपिकॉम्प्लेक्सा, इसके अंदर आते हैं ब्लड स्पीसीज, टिश्यू स्पीसीज या फिर इंडस्ट्रियल स्पीसीज। ब्लड स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं प्लाज्मोडियम और बेबेसिया। टिश्यू स्पीसीज के एग्जाम्पल है टॉक्सोप्लाज्मा या फिर जो टी से टिश्यू, टी से टॉक्सोप्लाज्मा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना इंडस्ट्रियल स्पीसीज, जिसके अंदर आते हैं आइसोस्पोरा और साइक्लोस्पोरा। तो पहला अपना प्रोटोजोआ है जो आज अपन डिस्कस करेंगे, वो है एक एकैंथ अमीबा हिस्टोरेटिका। तो जो एकैंथ अमीबा का जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो है कॉर्डिन्यूक्लियोटाइड सिस्ट। आपको पैरासाइटो में सबका डेफिनेटिव होस्ट, उसका इंटरमीडिएट होस्ट और उसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो पता होना चाहिए। तो आपकी आधी पैरासाइटो इन्हीं तीन चीज़ों से खत्म हो जाएगी, एक उसका डेफिनेटिव होस्ट, उसका इंटरमीडिएट होस्ट और उसका इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है। तो एंट अमीबा का जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो है कॉर्डिन्यूक्लियोटाइड सिस्ट। यदि आप गलती से किसी भी तरीके से कोई भी मोड से या फिर फीको या रूट से यदि आप कॉर्डिन्यूक्लियोटाइड सिस्ट को इंजेस्ट कर लेते हैं तो वो बाईपास होता है गैस्ट्रिक एसिड को और इंसिस्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि एक एल्कली मीडिया है। वहाँ जाके जब वो इंसिस्ट करेगा तो वो ट्रोफोसाइट रिलीज करेगा और जो ट्रोफोसाइट होते हैं वो एक्टिवली फीड करते हैं और एक्टिवली फीडिंग और ग्रोइंग स्टेज होती है। 8 मेटासाइक्लिक ट्रोपोसाइट्स आर फाउंड। एंसिस्ट के बाद 8 मेटासिस्टिक ट्रोपोसाइट बनते हैं। यदि कंडीशन फेवरेबल रही तो वो ट्रोपोसाइट्स 85% केसेस में सिम्टोमेटिक होते हैं। 5 to 15% में वो लूमन को इन्वेड करते हैं और इंडस्ट्रियल अमीबियासिस कराते हैं। यदि वो इन्वेड करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गए तो वो एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल अमीबियासिस कराएंगे। नेक्स्ट कंडीशन यह हो सकती है कि कंडीशन अनफेवरेबल रहे, तो वो ट्रोपोसाइट जो है वो इंसिस्ट कर जाएगा और वो यूनिन्यूक्लियोटाइड सिस्ट बनाएगा, जो बाइनरी फिशन करके बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट बनाएगा, वो जो फिर से बाइनरी फिशन करके क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट बनाएगा, जो कि फिशेस के द्वारा फिर से एनवायरनमेंट में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है वो फिर से एनवायरनमेंट में पहुंच गया। तो इस प्रकार से जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हुई। तो आपको इसका इन्फेक्टिव फॉर्म याद रखना है, जो कि है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि फेवरेबल कंडीशन के अपन ने 3 फेट देखे थे, या जिसमें कि एक फेट था कि वो एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल एम्बीबाइसिस करा रहा है। तो ये एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल एम्बीबाइसिस कैसे होती है, इसका अपन कॉज देख रहे हैं। जो ट्रोपोसाइट होती है वो सिक्रीट करता है सिस्टीन प्रोटीएज, जो कि इरोड करता है इंडस्ट्रियल लेयर को और फ्लास्क के शेप अल्सर कराता है। और ये जो अल्सर कराता है वो अल्सर के कराने के बाद वो ब्लड वेसल को इरोड करता है और वाया पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा वो लीवर में पहुंचता है, जो कि एक एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल साइट है अमीबा के लिए। मोस्ट कॉमन साइट अगर पूछा जाए कि एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल अमीबाइसिस की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो वो है लीवर, उसके बाद लंग, उसके बाद ब्रेन। चॉकलेट पस एंड कॉफी पस फॉर्म ड्यू टू डैमेज टू हेपेटोसाइट्स। राइट लोब पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन इज इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल अमीबाइसिस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल अमीबाइसिस इज एलाइजा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल अमीबाइसिस के क्या आईयूसी होता है, तो ये एलाइसा होती है और ये पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन को इन्वॉल्व करती है। राइट लोब के पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन को इन्वॉल्व करती है लीवर में। यदि इसकी लैब डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसको स्टूल एग्जामिनेशन में आप पहचान सकते हैं। तो स्टूल एग्जामिनेशन 2 तरीके होते हैं, एक सलाइन माउंट ऑफ ट्रोपोसाइट या फिर आयोडीन माउंट ऑफ सिस्ट। यदि आपको उसका इन्फेक्टिव फॉर्म पकड़ना है तो आपको आयोडीन माउंट कराना पड़ेगा। यदि आपको डिसीज कॉजिंग फॉर्म जो कि है ट्रोफोसाइट, तो यदि उसको आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो आपको सलाइन माउंट लगाना पड़ेगा। तो यदि आपने स्टूल सैंपल को सलाइन माउंट के साथ ट्रीट किया तो आपको ट्रोफोसाइट दिखेंगे माइक्रोस्कोप में। और जो ट्रोफोसाइट होते हैं वो मोटाइल होते हैं बिकॉज ऑफ सीरोपोडिया। उसमें इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है विद सेंट्रल क्रायोसोम इज प्रेजेंट। मतलब उस ट्रोपोसाइट में इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है विद सेंट्रल क्रायोसोम। और ट्रोफोसाइट में एक फीचर और मिलता है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस। जो ट्रोफोसाइट होता है वो एंगल्फ कर लेता है आरबीसीज को। इट इज सीन इन फ्रेश स्टूल सैंपल, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटाइवा हिस्टोलाइटिका। तो आपको एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस याद रखना है इस एंटाइवा हिस्टोलाइटिका के टर्म्स में। नेक्स्ट है अपना स्टूल सैंपल विथ आयोडीन माउंट। तो इसमें अपन को सिस्ट डेमोन्स्ट्रेट होते हैं। यदि आप आयोडीन माउंट में से स्टूल सैंपल को प्रिपेयर करवाओगे तो आपको सिस्ट मिलेंगे माइक्रोस्कोप में, क्योंकि 4 न्यूक्लिएटेड सिस्ट होते हैं। वो ये मोस्टली 4 न्यूक्लिएटेड सिस्ट मिलते हैं आपको। यूनिक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट भी आपको मिल सकते हैं विथ क्रोमेटोडियल पार्स एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज, जो कि इनका एनर्जी फॉर्म होता है। वैक्यूल्स आर ऑल्सो सीन समटाइम। यदि आपको कल्चर कराना है तो आप के लिए जो कल्चर मीडिया है उसके लिए एक निमोनिक है पीसीआर, जिसका फुल फॉर्म है फिलीस मीडियम, क्रीगर्स मीडियम और रॉबिन्सन मीडियम। बॉक एंड डर बुलॉफ्स मीडियम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है जो आपको याद रखना है, याला मीडियम भी। नेक्स्ट है अपना पीसीआर फॉर एंटाइवा हिस्टोलाइटिका। यदि आप पीसीआर कराएंगे तो आप जो एंटाइवा हिस्टोलाइटिका के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है उनको पकड़ सकते हैं और उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना पैरासाइट है निग्लेरिया फॉलरी, जो कि एक फ्री लिविंग पैरासाइट है। इसको ब्रेन ईटिंग एमीबा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है वो एमीबॉइड फॉर्म है, जो कि इंटरचेंज होता है ट्रोफोसाइट फॉर्म से। एक मोटाइल पैरासाइट है और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। सो एमीबॉइड फॉर्म इज एन इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ निग्लेरिया फॉलरी, जो कि एंटर करता है नेरीज में, मतलब आपके नोज से एंटर करेगा। आपकी जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है एंटीरियर क्रेनियल प्लेट में, जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट्स होती है उसको एरोड करेगा और ब्रेन में एंटर करेगा। और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निग्लेरिया फॉलरी क्या कराता है, तो ये प्राइमरी एमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस कराता है। PAM अगर PAM का अगर कॉज पूछा जाए तो वो होगा निग्लेरिया फॉलरी। तो प्राइमरी एमीबिक
मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस इज कॉज्ड बाय निग्लेरिया फॉलरी। हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग इन पाउंड, यदि क्वेश्चन में लिखा हो कि जो पेशेंट है वो जिसे उसको प्राइमरी ब्रेन कोई ब्रेन डिसीज हुई जब उसने कोई भी फ्री वाटर के पॉन्ड में जाके स्विमिंग करी, उसके बाद यदि उसको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो वो निग्लेरिया फॉलरी के पैरासाइट के कारण ही हो रहे होंगे। उसकी लैब डायग्नोसिस की बात की जाए तो आपको CSF एग्जामिनेशन करना है, तो उसमें आपको ट्रोफोसाइट मिलेंगे और न्यूट्रोफिलिया मिलेंगे, मतलब आपको न्यूट्रोफिल्स का काउंट इंक्रीज मिलेगा CSF में। नेक्स्ट अपना है एकेंथमीबा स्पीसीज जो कि कॉज कराता है इंडस कॉन्टैक्ट एंड कैटाइटिस कराता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है कॉन्टैक्ट लेंस कैटाइटिस का। यदि आपको सिस्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना है तो आपको कॉर्नियल स्क्रैपिंग लेनी पड़ेगी। इसका मोड ऑफ स्प्रेड है एरोजोल रूट के थ्रू, जो कि वो लंग में आके डिपॉजिट होता है, फिर लंग में जाने के बाद वो हेमाटोजेनस रूट से ब्रेन में स्प्रेड होता है और ब्रेन में ये कराता है ग्रैनुलोमेटस एन्सेफेलाइटिस। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रैनुलोमेटस एन्सेफेलाइटिस कॉज्ड बाय व्हिच पैरासाइट, तो आपको आंसर देना है एकेंथीमिया स्पीसीज। इवन थ्रू ऑप्टिक रूट कैन कॉज ग्रैनुलोमेटस एन्सेफेलाइटिस, है ना। उसका लैब डायग्नोसिस है कि आपको CSF एग्जामिनेशन कराना है। सिस्ट और ट्रोफोसाइट आपको मिलेंगे CSF एग्जामिनेशन में और लिम्फोसाइट मिलेगा। इस ऊपर आपको न्यूट्रोफिलिया मिल रहा था CSF में, यहाँ आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे CSF में। तो फ्री लिविंग अमीबा अपने हो गए निग्लेरिया फॉलरी जो कि करा रहा है प्राइमरी अमीबिक एन्सेफेलाइटिस। नेक्स्ट हो गया अपना एकेंथीमिया जो कि करा रहा है कॉन्टैक्ट लेंस कैटाइटिस और ग्रैनुलोमेटस एन्सेफेलाइटिस। नेक्स्ट सो गाइस, हमने अमीबा सब क्लास और फैमिली कंप्लीट कर ली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे फ्लैजिलेट्स के बारे में। तो उसमें फ्लैजिलेट्स में सबसे पहले है इंटेस्टिनल फ्लैजिलेट्स। इसमें अपना पहला पैरासाइट है जियार्डिया लैमली। जियार्डिया लैमली से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जियार्डिया लैमली एक इंटेस्टिनल फ्लैजिलेट है और उसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है कॉर्डिन्यूक्लेटेड सिस्ट। तो सिस्ट इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। सिस्ट अगर कंटामिनेटेड फूड या वाटर से अगर बॉडी में एंटर करता है तो वो डियोडनम में जाके एंसिस्ट करता है। वो एसिडिक पीएच में एंसिस्ट नहीं करता, बल्कि एल्कलाइन पीएच जो कि डियोडनम में होता है वहाँ जाके वो एंसिस्ट करता है और ट्रोफोसाइट को रिलीज करता है। मतलब कॉर्डिनेटेड सिस्ट कन्वर्ट होता है ट्रोफोसाइट में डियोडनम में। और जो ट्रोफोसाइट होता है फिर वो अटैच होता है इंटेस्टिनल सरफेस में और माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कराता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम किस पैरासाइट के कारण होता है, तो उसका आंसर है जियार्डिया लैमली माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कराता है। और साथ ही साथ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में अपन को स्टेटोयूरिया मतलब फैट का एक्सक्रीशन होता है फीसेस से, मतलब फैट इन फीसेस एंड बल्की स्टूल आर द टू फीचर्स ऑफ स्टेटोयूरिया। और उसमें बहुत ही फाउल स्मेल आता है स्टूल से। चलिए अब बात करते हैं जियार्डिया लैमली के ट्रोफोसाइट फॉर्म की और सिस्ट फॉर्म की। तो जो जियार्डिया लैमली का जो ट्रोफोसाइट फॉर्म होता है वो टेनिस रैकेट अपीयरेंस या फिर मंकी फेस अपीयरेंस या फिर टीयर ड्रॉप अपीयरेंस का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जियार्डिया लैमली का जो ट्रोफोसाइट है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। टी से टेनिस, टी से ट्रोफोसाइट, तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। टेनिस रैकेट अपीयरेंस बोलते हैं इसे। और जो ट्रोफोसाइट की जो मोटिलिटी होती है वो फॉलन लीफ मोटिलिटी होती है। और ये जो ट्रोफोसाइट है इसमें एक्सोस्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आगे की तरफ 2 एक्सोस्टाइल्स निकले हुए हैं। उसमें 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला होता है और 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होने का इसमें फॉलिंग लीफ लाइक मोटिलिटी मिलती है। और इसमें एक सकिंग डिस्क होता है विच हेल्प इन अडेरेंस टू द इंटेस्टाइन। तो ये इसका विरुलेंस फैक्टर है, जिससे कि सकिंग डिस्क प्रेजेंट होने के कारण ये जो ट्रोफोसाइट फॉर्म है वो इंटेस्टिनल सरफेस से अटैच होता है और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कराता है। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिस्ट जो कि एक 4 न्यूक्लिएटेड सिस्ट, ये जियार्डिया लैमली का सिस्ट है। आप देख सकते हैं ये 4 न्यूक्लिएटेड सिस्ट है। इसमें भी एक्सोस्टाइल होते हैं पर उसमें फ्लैजिला नहीं होते। ट्रोफोसाइट में 4 फ्लैजिला थे, इसमें फ्लैजिला नहीं है।
यदि आपको जार्डिया लैम्बली को डायग्नोस करना है तो आपको एंट्रो टेस्ट और स्टिंग टेस्ट कराना पड़ता है, क्योंकि जार्डिया लैम्बली ऐसा पैरासाइट है जो कि ड्यूodenum में रहता है। तो यदि आपको उसको डायग्नोस करना है तो आपको एंट्रो टेस्ट कराना पड़ेगा या फिर स्टिंग टेस्ट कराना पड़ेगा। आप एक स्वैब में एक स्टिंग के द्वारा माउथ से उस स्वैब को इंजेस्ट करवाते हो और उसको ड्यूodenum तक पहुंचाते हो और फिर वहाँ से आप सैंपल लेते हैं। फिर उस सैंपल को आप कल्चर करके देखते हैं कि उसमें जार्डिया प्रेजेंट है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि एंट्रो टेस्ट और स्टिंग टेस्ट किस पैरासाइट के लिए किया जाता है। तो उसका आंसर है जार्डिया लैम्बली। और जार्डिया लैम्बली इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो अगर कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी किसी को भी अगर ये डिसऑर्डर है तो इसमें जार्डिया लैम्बली का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, क्योंकि इसमें आईजीएस सरफेस जो भी एंटीजन होती है वो नहीं बनती है। तो इस कारण जार्डिया लैम्बली पैरासाइट के लिए वो प्रोन हो जाता है। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट अपना फ्लैजिलेट है, वैजाइनल फ्लैजिलेट, जिसके अंदर आता है ट्राइकोनोमास वैजाइनैलिस। इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका कोई सिस्ट फॉर्म नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको ट्रोफोजाइट फॉर्म मिलता है। सो ओनली ट्रोफोजाइट स्टेज इज प्रेजेंट इन ट्राइकोनोमा वैजाइनैलिस। इसमें 5 पेरा फ्लैजिला होते हैं और 5 पेरा फ्लैजिला होने के कारण इसमें ट्विचिंग मोटिलिटी मिलती है। इसमें 4 पेरा फ्लैजिला थे, जो जार्डिया लैम्बली का जो ट्रोफोजाइट था उसमें 4 पेरा फ्लैजिला थे, जिसके कारण फॉलिंग लीफ लाइक मोटिलिटी मिल रही थी। और इसमें 5 पेरा फ्लैजिला जिसके कारण ट्विचिंग मोटिलिटी मिल रही है। और ये ट्राइकोमोनियासिस कराता है फीमेल्स में जेनिटल ऑर्गन में। यदि अगर पीएच अगर अल्कलाइन पीएच है, मतलब 4.5 से अगर ऊपर का पीएच है, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है इस पैरासाइट के ग्रो होने के लिए। और इस जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है ग्रीनिश फ्रॉथी डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल्स ऑफ द फीमेल। यदि अगर एसिडिक पीएच क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब अगर पीएच 4.5 से कम है और वाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो कैनिडा इन्फेक्शन होगा। पर पीएच अगर 4.5 से ज़्यादा है और ग्रीनिश डिस्चार्ज मिल रहा है और स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वेजाना मिल रहा है, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स, अगर स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स या फिर वेजाना मिल रहा है, पीएच 4.5 से ज़्यादा है और ग्रीनिश फ्रॉथी डिस्चार्ज प्रेजेंट है, तो उसका डायग्नोसिस होगा ट्राइकोनोमा वैजाइनैलिस या फिर ट्राइकोमोनियासिस इन फीमेल्स। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो ये ट्रोफोजाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, ये ट्रोफोजाइट फॉर्म है ट्राइकोमोनास का। इसमें सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पैरासाइट में सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट नहीं होता है। तो उसका आंसर है ट्राइकोनोमा वैजाइनैलिस। आई होप मैं क्लियर हूँ। अब इसका आप इसको डायग्नोस कैसे करोगे? अगर ट्राइकोमोनासिस प्रेजेंट है तो आप यूरिन एग्जामिनेशन करोगे, इसमें मोटाइल ट्रोफोजाइट प्रेजेंट रहेंगे ट्राइकोमोनास के। तो इसके लिए कल्चर मीडियम भी है, बुशले जॉनसन ट्रूशील मीडियम, ये कल्चर मीडियम है। और इसका डीओसी है मेट्रोनिडाजोल, जिसको आप मेट्रो गायली बोलते हैं, इसका एक ट्रेड नेम है ये। मेट्रोनिडाजोल देता आप दोगे 400 mg BD फॉर 3 days। और आपको इसमें दोनों पार्टनर को ट्रीट करना है। तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो था एसटीडी के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि कौन से 3 कंडीशन जिसमें आप पार्टनर को ट्रीट नहीं करते हैं। तो उसका निमोनिक था GHC, गार्डनेला का इन्फेक्शन, हर्पीस का इन्फेक्शन और कैनिडा का इन्फेक्शन। GHC, गार्डनेला, हर्पीस और कैनिडा, इन तीनों के इन्फेक्शन में आप उसके पार्टनर को ट्रीट नहीं करोगे। पर इन तीनों के अलावा जो भी कंडीशन जो बची हैं, सब में आपको पार्टनर को ट्रीट करना है। जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस, ये भी निमोनिक में नहीं आ रहा है, तो इसमें भी आप दोनों पार्टनर को ट्रीट करोगे। और इसका डीओसी है मेट्रोनिडाजोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना हीमोफ्लैजिलेट्स। इसके अंदर अपने दो पैरासाइट आते हैं। एक है लेशमैनियासिस, जो कि जिसका इन्फेक्टिव फॉर्म है प्रोमेस्टिगोट। और नेक्स्ट है अपना ट्राइकोमोनियासिस, जिसका इन्फेक्टिव फॉर्म है मेटासाइक्लिक ट्रोफोमेस्टिगोट।
ट्रोफोमेस्टिगोट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पूरे पैरासाइटोलॉजी में उसका इन्फेक्टिव उस पैरासाइट का इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, उसका डेफिनेटिव होस्ट क्या है, उसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, ये 3 क्वेश्चन आपको हर पैरासाइट के बारे में पता होना चाहिए। तो लेशमैनियासिस का इन्फेक्टिव फॉर्म है प्रोमेस्टिगोट और ट्राइपोनोमियासिस का इन्फेक्टिव फॉर्म है मेटासाइक्लिक ट्राइफोमेस्टिगोट। आई होप मैं क्लियर हूँ। और लेशमैनियासिस को पहले अपन डिस्कस करते हैं। तो लेशमैनियासिस 3 टाइप के होते हैं और तीनों अलग अलग प्रकार के डिसीजेस कराते हैं। तो पहला है अपना लेशमैनियासिस डोनोवेनी, जो कराता है काला आजार, और इसका जो वेक्टर है वो है प्रीबॉटमस, जिसको सैंड फ्लाई बोलते हैं, और सैंड फ्लाई इस डिसीज को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट है अपना लेशमैनियासिस ट्रॉपिका, जो कराता है ओरिएंटल सोल, या फिर दिल्ली, या फिर बगदाद बॉयल, या फिर एलिपो बॉटम। सो लेशमैनियासिस ट्रॉपिका से होता है अपन को ओरिएंटल सोर। नेक्स्ट है अपना लेशमैनियासिस प्रोसिलेंसिस, जो कराता है स्पूंदिया, इसको अपन बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस। स्पूंदिया या फिर म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस। तो ऊपर है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहले अपन डिस्कस करेंगे कालाजार, जिसका जो कराता है लेशमैनियासिस डोनोवानी। तो कालाजार में एक बहुत ही फेमस ट्रायड मिलता है, जो कि है इस प्रकार का है: हाइपर पिगमेंटेशन, फीवर प्लस हिपैटोमेगैली। सो अगर हिपैटोमेगैली का, अगर मैसिव हिपैटोस्प्लीनोमेगैली का अगर कॉज पूछा जाए, उसका एक कॉज है काला आजार। आई होप आपको पता होगा। एक है CML और दूसरा है काला आजार, मैसिव स्प्लीनोमेगैली का एग्जाम्पल। अगर काला आजार अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट में हो रहा है तो उसमें स्प्लीनोमेगैली नहीं मिलेगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक एटिपिकल प्रेजेंटेशन है काला आजार का, यदि वो HIV के साथ HIV पॉजिटिव पेशेंट में प्रेजेंट कर रहा है तो। इस काला आजार में मिलता है अपन को एनीमिया, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, डिक्रीज WBC काउंट। सो आपको RBC, WBC और प्लेटलेट तीनों के काउंट कम मिलेंगे। और इसमें जो IgG एंटीबॉडीज हैं वो बढ़ी हुई मिलेंगी, मतलब आपको हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया मिलेगा। अब यदि पेशेंट को काला आजार है तो आप कैसे डायग्नोज करोगे? तो आपका उसका ब्लड सैंपल लोगे, उसमें ब्लड सैंपल में आपको तीनों चीज़ें WBC, RBC, प्लेटलेट काउंट तीनों कम मिलेंगे और आपको हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया मिलेगा। तो यदि आपको हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो उसके लिए आप दो टेस्ट होते हैं: नेपियर्स एल्डिहाइड टेस्ट और चोपरास एंटीमनी टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट को हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया है क्या नहीं। नेक्स्ट तरीका है कि आप स्प्लीन की बायोप्सी कराएं या फिर बोन मैरो बायोप्सी कराएं। तो स्प्लीनिक बायोप्सी इज मोर सेंसिटिव एंड मोर एमेस्टिगोट फॉर्म आर ऑब्जर्व्ड। सो यदि आप स्प्लीनिक बायोप्सी कराते हैं तो आपको एमेस्टिगोट फॉर्म मिलेगा। वो आपको एमेस्टिगोट फॉर्म में ही LD बॉडीज मिलती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फ्लैजेलर फॉर्म होता है लेशमैनियासिस का, जिसमें आपको LD बॉडीज मिलती है। तो आपको पूछा है कि LD बॉडीज किस फॉर्म में मिलेगी, एमेस्टिगोट फॉर्म या फिर प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में? तो आपको आंसर देना है एमेस्टिगोट फॉर्म में, ना कि प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, क्योंकि प्रोमेस्टिगोट फॉर्म इन्फेक्टिव फॉर्म में है। वो एमेस्टिगोट फॉर्म ए फ्लैजेलर फॉर्म है, जिसमें फ्लैजेलास नहीं होते हैं और उसमें आपको LD बॉडीज मिलती हैं। तो ये है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, जिसमें फ्लैजेलास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लैजेलर फॉर्म है, ऊपर है अपना ये मेस्टिगोट फॉर्म, एमेस्टिगोट फॉर्म जिसमें फ्लैजिला नहीं है। ये एक ए फ्लैजिलर फॉर्म है और इसी में आपको अंदर LD बॉडीज मिलती हैं। आप देख सकते हैं ये LD बॉडीज अंदर हैं। तो ये LD बॉडीज इस एमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर है। और ये है अपना प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, जो कि एक फ्लैजिलर फॉर्म है और यही लेशमैनियासिस का इन्फेक्टिव फॉर्म भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगर टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए, वो है RK39 एंटीजन टेस्ट यूजिंग कार्ड मेथड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि RK39 एंटीजन टेस्ट आप किस में यूज़ करते हैं? तो आपको आंसर देना है लेशमैनियासिस में। नेक्स्ट अपना है
मॉन्टीजिग्रो टेस्ट, जो कि एक स्किन टेस्ट है, ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है लेशमैनियासिस को टेस्ट करने के लिए। मॉन्टीनिग्रो टेस्ट बहुत फेमस टेस्ट है ये। यदि आपको अगर कल्चर कराना है तो कल्चर के लिए ट्रिपल एन मीडिया यूज़ होता है, नोवो नील निकोली मीडियम्स यूज़ होता है, जो कि इसमें आपको प्रोमेस्टिगोट फॉर्म डिमॉन्स्ट्रेट होते हैं, जो कि एक फ्लैजेलर फॉर्म होता है। यदि आप स्प्लीनिक बायोप्सी या फिर बोन मैरो बायोप्सी कराते हैं तो आपको उसमें एमेस्टिगोट फॉर्म मिलता है। पर यदि आप उसके सैंपल को कल्चर कराओगे पेशेंट के ब्लड को, तो उसमें आपको मिलेगा प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, जो कि एक फ्लैजेलर फॉर्म होता है। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट है अपना सीरोलॉजी टेस्ट, इसके लिए अवेलेबल हैं। पीसीआर भी आप करा सकते हैं, और इसका लेशमैनियासिस का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एम्फोटेरेसिन बी, मतलब लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेशमैनियासिस। और इसका इन्फेक्टिव फॉर्म, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, और ट्राइपोनोमियासिस का इन्फेक्टिव फॉर्म है मेटासाइक्लिक ट्रोफोमेस्टिगोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं पोस्ट कालाजार डर्मन लेशमैनियासिस। तो पोस्ट कालाजार PKDL, ये 2 years आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, यदि आपने पेशेंट को लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी से ट्रीट किया, पर उस ट्रीटमेंट के 2 साल बाद यदि पेशेंट को सडनली क्रॉप ऑफ नोड्यूल्स और मैक्यूल्स ओवर द स्किन यदि उसको डेवलप हो रहा है, तो उसको आप PKDL बोलोगे। आप ये पर्टिकुलर फेस देख सकते हैं कि इसके फेस में नोडुलर और मैक्युलर ग्रोथ मिल रही है, जो कि मल्टीपल क्रॉप लाइक फॉर्म में है। सो ये किस लिए होता है? इट इज़ ड्यू टू डर्मोट्रॉफिक कन्वर्शन, मतलब जो डॉर्मेंट जो पैरासाइट बच जाते हैं वो फिर से एक्टिव होते हैं, और वो इस क्रॉप और नोड्यूल्स मैक्यूल्स को कराते हैं स्किन के ऊपर। उसका मोस्ट कॉमन साइट है फेस के ऊपर। नेक्स्ट अपना है ट्राइपोनोसोमा ब्रूसी, ये एक अलग पैरासाइट है। तो ट्राइपोनोसोमा ब्रूसी कराता है ट्राइपोनोसोमा ब्रूसी जो के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इसमें से गैम्बूशियंस कराता है वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और इसी वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस से अपन को मिलता है विंटर बॉटम साइन, जिसको अपन बोलते हैं बायलेटरल, जिसमें कि बायलेटरल सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी एनलार्ज होते हैं। यदि वेस्टर्न अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के पेशेंट में यदि बायलेटरल सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी अगर एनलार्ज मिल रहे हैं तो उसको बोलेंगे विंटर बॉटम साइन। नेक्स्ट है अपना ट्राइपोनोसोमा का एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं रोडोडिसेंस, जो कराता है ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। सो जो मोटा जो भी मतलब स्लीपिंग सिकनेस का जो वेक्टर होता है उसे बोलते हैं अपन टेसा फ्लाई, जिसका स्पीसीज का नाम है ग्लोसियाना, और उसका जो कॉमन नेम है वो टेसा फ्लाई होता है। जैसे कि अपन ने देखा था कि जो लेशमैनियासिस का जो वेक्टर था वो था सैंड फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम था प्लीबोटेमस। इसी प्रकार ट्राइपोनोसोमास में ग्लोसियाना स्पीसीज इसका वेक्टर है, जिसको अपन लोग टेसा फ्लाई भी कहते हैं। सो अफ्रीकन ट्राइपोनोसिस को अपन लोग स्लीपिंग सिकनेस का नाम देते हैं। तो आपसे पूछे कि अगर वेस्ट अफ्रीका स्लीपिंग सिकनेस किस स्पीसीज के द्वारा होता है, तो आपको इसका आंसर देना है गैम्बीशियंस के कारण। अगर ईस्टर्न अफ्रीका का पूछा जाए तो रोडिसेंस इसका एक इन्फेक्टिव फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइपोनोसोमा क्रूजी क्या पूछा है कि किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो इसका ट्रांसमिटिंग वेक्टर है रेडोविड बग। स्लीपिंग सिकनेस का ट्रांसमिटिंग वेक्टर था ग्लोसियाना स्पीसीज, इसका वेक्टर है रेडोविड बग। सो ट्राइपोनोसोमा क्रूजी से क्या होता है? चागास डिसीज या फिर अमेरिकन ट्राइपोनोसोमियासिस।
सो उसको आप में चोगोमा में आपको कुछ पर्टिकुलर फीचर्स मिलते हैं। तो उसमें आपको 4M के फीचर्स मिलते हैं चागास डिसीज़ में या फिर अमेरिकन ट्राइकोनोसोमियासिस में। जो 4 नाम कुछ इस प्रकार के हैं: मेगा इसोफेगस, मेगा कोलोन, मायोकार्डाइटिस, मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। तो ये 4M आपको मिलते हैं चागास डिसीज़ में। 1 मिनट वेट करिए। सो गाइस, अपन डिस्कस कर रहे थे ट्राइपोनोसोमास क्रूजी, जो कि चागास डिसीज़ या फिर अमेरिकन ट्राइपोनोसोमियासिस कराता है। इसका वेक्टर था रेडोविड बग। आप रेडोविड बग की पिक देखते हैं यहाँ पे कि रेडोविड बग इस प्रकार का दिखता है। सो अपन को चागास डिसीज़ या फिर अमेरिकन ट्राइपोनोसोमियासिस में 4M फीचर्स मिलते हैं, जिसमें जो कि इस प्रकार है: मेगा इसोफेगस, मेगा कोलोन, मायोकार्डाइटिस या फिर मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। तो ये सब चारों फीचर अपन को क्रॉनिक कंडीशन में मिलते हैं। इसमें एक बहुत ही फेमस साइन होता है जिसका नाम है रोमाना साइन, जिसमें आईलिड की स्वेलिंग होता है। क्लासिकल साइन है चागास डिसीज़ का ये रोमाना साइन, आपको पता होना चाहिए, जिसमें आईलिड की स्वेलिंग मिलती है। नेक्स्ट अपन साइन जो अपन ने ऊपर पढ़ा था वो था विंटर बॉटम साइन, जो कि मिलता था अपन को वेस्ट अफ्रीकन शिपिंग सिकनेस में, जिसमें कि बायलेटरल सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी अपन को मिल रही थी। मतलब बायलेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्ज मिल रहे थे उस समय, जिसका अपन ने नाम दिया था विंटर बॉटम साइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट पैरासाइट है कोकाइडियंस पैरासाइट। कोकाइडियन पैरासाइट का ये खास बात है कि जो भी सभी पैरासाइट होते हैं वो एसिड फर्स्ट होते हैं, और आप इन पैरासाइट को उनके साइज के डिफरेंस से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो जो साइटोस्पोरिडियम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का होता है, जो कि 4 to 6 माइक्रोन का होता है। जो आइसोस्पोरा होता है वो 23 to 36 माइक्रोन का होता है, और जो साइक्लोस्पोरा होता है वो 8 to 10 माइक्रोन का होता है। और जो साइक्लोस्पोरा होता है वो एसिड फास्ट वेरिएबल होता है। तो इसमें आपको मल्टीपल डॉट्स दिखेंगे अंदर, जो कि आपको हेल्प करेंगे साइटोस्पोरिडियम से डिफरेंशिएट करने में, जिसमें कि सिर्फ सिंगल डॉट मिलता है। ये आपको सिंगल डॉट मिल रहा है और उसका साइज़ सबसे मिनिमम है, एक 4 to 6 माइक्रोन का साइज़ है, तो वो साइटोस्पोरिडियम होगा। कोई लंबा सा एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप का कुछ अगर आपको दिख रहा है स्लाइड में, उसका साइज़ अराउंड 23 to 36 माइक्रोन का है, तो उसका डायग्नोसिस होगा आइसोस्पोरा। यदि आपको बैकग्राउंड में ग्रीन कलर दिख रहा है, क्योंकि ये एक एसिड फास्ट वेरिएबल ऑर्गन है, सॉरी पैरासाइट है, तो इसका डायग्नोसिस होगा साइक्लोस्पोरा। मैं इसके लिए इन तीनों का अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सभी ये एसिड फास्ट पैरासाइट हैं। तो इफ़ स्टूल्स एग्जामिनेशन शो कोकाइडियन पैरासाइट, तो आपको उनका HIV स्टेटस चेक करना है। अगर HIV स्टेटस पॉजिटिव आता है तो आप उसको एडमिट करके IV फ्लूइड्स देना है, एंटीबायोटिक्स देना है। पर इनका HIV स्टेटस अगर नेगेटिव आता है तो आपको सेल्फ लिमिटिंग डायरिया उनको होगा। मतलब ये जो कोकाइडियन पैरासाइट्स हैं वो मोस्ट कॉमन कॉज हैं डायरिया के HIV पेशेंट में। यदि HIV पेशेंट में अगर डायरिया मिल रहा है तो आप इन पैरासाइट को सस्पेक्ट करोगे और उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करोगे। तो यदि HIV स्टेटस पेशेंट का नेगेटिव है तो उसको सेल्फ लिमिटिंग डायरिया है, मतलब उसमें आपको कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दे के ही उस पैरासाइट को कंजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट अपना पैरासाइट है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, जो कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस कराता है। इसका डेफिनेटिव होस्ट है कैट। ये एकमात्र ऐसा प्रोटोजोअल पैरासाइट है जिसका डेफिनेटिव होस्ट है कैट, ना कि मैन या फिर रेड। मैन इसका डेफिनेटिव होस्ट नहीं है। सो कैट इज अ डेफिनेटिव होस्ट फॉर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। और इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस का भी डेफिनेटिव होस्ट एक एनिमल होता है, जो कि होता है डॉग। सो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोमैटोसिस एक पैरासाइट है, एक नेमाटोड है, उसका भी डेफिनेटिव होस्ट होता है डॉग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैट में एंट्रिक साइकिल होती है और रैट्स या फिर माइंस में एक्सो एंट्रिक साइकिल होती है। तो एंट्रिक साइकिल में ऊसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, पर एक्सो एंट्रिक साइकिल में कोई भी सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इन्फेक्टिव फॉर्म्स के 3 होते हैं, स्पोर्टेड ऊसिस्ट, ट्रेकिजॉइड या फिर ब्रैडिजॉइड। जो ब्रैडिजॉइड फॉर्म है वो उसको टिश्यू फॉर्म बोलते हैं और वो स्लोली डिवाइडिंग फॉर्म होता है। और जो ट्रेकिजॉइड होता है वो एक सिकल सिप का फॉर्म होता है और वो रैपिडली डिवाइडिंग फॉर्म होता है। वो अपन को ब्लड स्मीयर में मिलता है। ये टिश्यू में मिलता है और ये ब्लड में मिलता है। ये सिकल सिप का होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है, और ये स्लोली डिवाइडिंग होता है, ये रैपिडली डिवाइडिंग होता है। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट है, यदि आपको टॉक्सोप्लाज्मा सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए आप ब्लड स्मीयर कराते हैं। यदि ब्लड स्मीयर में आपको पहचानना है तो आपको ब्लड स्मीयर में जिम्सा स्टेन लगाना पड़ेगा। तो जिम्सा स्टेन में आपको ट्रेकिजॉइड्स मिलेंगे जो कि रैपिड डिवाइडिंग फॉर्म है। आपको ब्लड स्मीयर में ये फॉर्म मिलेगा। यदि आप टिश्यू स्मीयर में जिम्सा स्टेन लगा रहे हैं तो आपको ब्रैडिजॉइड फॉर्म मिलता है जो कि एक स्लोली डिवाइडिंग फॉर्म है। नेक्स्ट एक बहुत फेमस टेस्ट है सैबिन फील्डमैन डाइट टेस्ट। ये एक CFT, एक कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन टेस्ट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप इसको याद रखिएगा। जैसे कि RK39 टेस्ट था अपना लेशमैनियासिस में, वैसे ही सैबिन फील्डमैन डाइट टेस्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन टेस्ट है टॉक्सोप्लाज्मा के लिए। अगर आप PCR के द्वारा भी टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी को डायग्नोज कर सकते हैं। यदि आप प्रेग्नेंट वुमन में एलाइसा कराते हैं जो कि टॉक्सोप्लाज्मा से सफ़र कर रही है, यदि एलाइसा में IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है तो ये एक कंसर्न का फैक्टर है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, क्योंकि IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव मतलब उसको रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है और वो वर्टिकल ट्रांसमिशन से बेबी को अफेक्ट कर सकती है। पर यदि IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो ये कोई कंसर्न का फैक्टर नहीं है। IgG बॉडी क्रोनिक कंडीशन में बनती है, तो मतलब कोई लॉन्ग टर्म पहले इन्फेक्शन हुआ होगा उसके कारण IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है। पर जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी में IgG एंटीबॉडी कोई कंसर्न फैक्टर नहीं रखती है। यदि पर IgM एंटीबॉडी मिल रही है तो ये कंसर्न फैक्टर है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो टॉक्सोप्लाज्मा इन नॉर्मल अगर इंडिविजुअल है उसमें वो ये कराता है माइल्ड सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी। वही अगर टॉक्सोप्लाज्मा इम्यूनोडेफिशिएंसी या HIV पॉजिटिव पेशेंट में हुआ तो वो सीजर करवाएगा। वो टॉक्सोप्लाज्मा अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है प्रेग्नेंट वुमेन में तो मैक्सिमम डैमेज कराता है फीटस को। पर टॉक्सोप्लाज्मा यदि थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो मैक्सिमम चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन रहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। सो मैक्सिमम डैमेज पूछा जाए तो मैक्सिमम डैमेज फीटस को कब होगा तो वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। यदि मैक्सिमम चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाए तो वो होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। आई होप मैं क्लियर हूँ। सो ये कुछ DOC लिखी हुई है ट्राइपोसोनोमास की। यदि उसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, वो अर्ली स्टेज में है, तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस होगा सुरामिन। यदि उसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है और लेटली वो प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें होगा मेलासोप्रिल इज अ DOC फॉर लेट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। सो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस अगर अर्ली फेज में है मतलब शुरू में है तो शुरू में आप देंगे शुरूमिन। मतलब आप शुरू से आ जा सकते हैं कि शुरू में मतलब स्टार्टिंग में। यदि ये लेटली प्रेजेंट कर रहा है मतलब आप ऐसा लगता है कि अगर मेले में जाओगे तो लेट हो जाओगे, तो इससे आप ऐसा करके मेलासोप्रिल DOC होता है लेट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का। साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है या फिर चागास डिसीज़ है। साउथ अमेरिकन ट्राइपोनोसोमियासिस को अपन लोग चागास डिसीज बोलते हैं। सो चागास डिसीज का DOC है बेंजनेडाजोल। सो अगर आपसे चागास डिसीज का ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो उसका आंसर है बेंजनेडाजोल। तो जो चागास लोग होते हैं, चागास जो लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो लोग मर्सिडीज बेंज चलाते हैं। तो आप ऐसा लग सकता है कि बेंजनेडाजोल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चागास डिसीज। आई होप आपको निमोनिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपना पैरासाइट है
प्लाज्मोडियम स्पीसीज, जिसमें कि ये कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज जो कि मलेरिया कराते हैं, जो कि हैं वाइवेक्स, ओवेल, फाल्सीपेरम, मलेरी और नोलेसी, प्लाज्मोडियम नोलेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। सो ट्रोफोजाइट सॉरी स्पोरोजॉइट एंटर करता है कोई फीमेल एनाफिलिस के काटने के बाद। तो जो ट्रोफोजाइट है वो लीवर में मूव करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्कम स्पोरोजॉइट प्रोटीन इन लीवर। तो सर्कम स्पोरोजॉइट प्रोटीन प्रेजेंट होता है लीवर में, जो कि अट्रैक्ट करता है स्पोरोजॉइट्स को लीवर की तरफ में। जैसे ही वो लीवर में पहुंचता है तो प्री इरेथ्रोसाइटिक साइटोकिनिन शुरू होती है, फिर वो मीरोसाइट्स में कन्वर्ट होता है। कुछ मीरोसाइट्स हिप्नोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, कुछ मीरोसाइट्स हिप्नोसाइट में कन्वर्ट होते हैं उसको, और जो हिप्नोसाइट होते हैं उनको रेस्टिंग फॉर्म बोलते हैं और वो लीवर में ही रिसाइड करते हैं। और जो हिप्नोसाइट फॉर्म होते हैं वो रिलैप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तो आपसे पूछा जाता है कौन से प्लाज्मोडियम के स्पीसीज हैं जो कि रिलैप्स कराते हैं, तो उसके लिए एक निमोनिक है, वो रिलैप्स कराता है। वो का मतलब है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल दोनों रिलैप्स कराएंगे, मतलब वो रिलैप्स कराता है। और जो ये गैमेटोसाइटिक स्टेज है तो इसका जो डीओसी होगा, ड्रग ऑफ चॉइस होता है, वो होता है प्राइमाक्यून। तो प्राइमाक्यून जो भी हिप्नोसाइट जो भी रेस्टिंग फेज में डिपॉजिट हो गए हैं लीवर में, डॉर्मेंट स्टेट में जो एक्टिव जो पड़े हुए हैं लीवर में, उनको किल करता है प्राइमाक्यून। कुछ जो मियोसाइट्स हैं वो आरबीसी में इन्वेट करते हैं और एरिथ्रोसाइटिस साइटोकिनिन स्टार्ट करते हैं। एक बार एरिथ्रोसाइटिस साइटोकिनिन स्टार्ट होने के बाद वो ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट होते हैं आरबीसी के अंदर ही। फिर वो साइजोइड में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो मीरोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, फिर मीरोसाइट से गैमीट रिलीज होते हैं, गैमीट फ्यूज होके तो मैक्रो गैमीट सीरीज होते हैं। और वो फिर कोई भी फीमेल एनाफिलिस अगर उनको सक करेगी तो उसके बॉडी में जाके जो भी माइक्रो और मैक्रो गैमीट्स फ्यूज होते हैं उसकी इंटेस्टाइन में जाके, और फिर उसके सलाइवा उसकी मतलब फीमेल एनाफिलिस के अंदर इंजेस्ट हुए ब्लड मील से, उसकी इंटेस्टाइन को उन्होंने रप्चर किया, उसके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुए, ब्लड स्ट्रीम से एंटर होकर उसके सलाइवा में गए, और सलाइवा से फिर एक बार अगर यदि फीमेल एनाफिलिस फिर से बाइट करती है तो फिर से यदि तो कोई मैक्रो गैमेट बने, जो फीमेल एनाफिल ने जो भी मैन है उसको बाइट किया और जो उसने अपना ब्लड मील लिया, तो जो मैच्योर गैमेट थे मेल और फीमेल वो फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे फीमेल एनाफिलिस की बॉडी के अंदर, मतलब उसके इंटेस्टाइन में वो फ्यूज होते हैं। और यूकाइनेट एक मोटाइल ऊसाइड बनता है फीमेल एनाफिलिस के इंटेस्टाइन के अंदर। तो यूकाइनेट मतलब इसका यूकाइनेट मतलब होता है मोटाइल गैमीट। तो ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेनिट्रेट करता है गट ऑफ मॉस्किटो को, और वो ऊसाइड का रूप लेता है। फिर ऊसाइड फिर मूव करता है सैलिवरी ग्लैंड में और वो स्पोरोसाइट में कन्वर्ट होता है। तो ऊसाइड स्पोरोसाइट में कन्वर्ट होता है, फिर वो स्पोरोसाइट एक बार फ्रेश बाइट से फिर से एंटर करता है कोई भी नई होस्ट बॉडी में। तो इस प्रकार से इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है, आप देख सकते हैं। तो जो गैमीट थे वो फीमेल एनाफिलिस ने अपने ब्लड मील से इंजेस्ट किए अपने इंटेस्टाइन में, अपने स्टोमच में ये दोनों फ्यूज होते हैं, एक मैच्योर गैमीट बनाते हैं। गैमीट बनने के बाद जो भी मोटाइल गैमीट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं यूकाइनेट। जो यूकाइनेट है वो पेनिट्रेट करता है मॉस्किटो की इंटेस्टाइन को और उसके ब्लड स्ट्रीम में आता है। जब वो ब्लड स्ट्रीम में आने का उसको बोलते हैं ऊसिस्ट। वो ऊसिस्ट ब्लड स्ट्रीम से उसके सैलिवरी ग्लैंड में पहुंचता है। सैलिवरी ग्लैंड से में पहुंचने के बाद वो जो ऊसिस्ट है वो स्पोरोसाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसके प्रोबोसिस में आ जाता है। प्रोबोसिस में आने के बाद यदि वो एक बार फ्रेश कोई भी पर्सन को बाइट करती है तो फिर
फिर से नई होस्ट में आ जाता है। इस प्रकार से उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो अपन देखेंगे कि कंडीशन प्रिवेंटिंग फॉल्सिपेरम इन्फेक्शन, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो प्रिवेंट करती है प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम के इन्फेक्शन को। तो इसके लिए निमोनिक है GST, जिस पेरी डेफिशिएंसी, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ट्रेट। तो ये तीनों चीज़ें प्रिवेंट करती है प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम इन्फेक्शन को। क्यों? क्योंकि इन तीनों कंडीशन में फीटल HB का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए ये तीनों कंडीशन प्रिवेंट करती हैं प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम इन्फेक्शन को होने के लिए। तो कंडीशन प्रिवेंटिंग अगर वायरस इन्फेक्शन पूछा जाए तो अब्सेंस ऑफ डफी और डफी नेगेटिव, अगर RBC प्रेजेंट है किसी भी पर्सन में तो वो प्लाज्मोडियम वायरस के इन्फेक्शन से प्रोन होगा, मतलब उसको वायरस से इन्फेक्शन नहीं होगा। यदि उसको जीसीपी डेफिशिएंसी, सिकल सेल एनीमिया या फिर थैलेसीमिया है तो वो प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम इन्फेक्शन से प्रोन नहीं होगा, मतलब उसमें प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम नहीं होगा। तो यदि आपको प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम को डायग्नोस करना है तो आपको ब्लड स्मीयर बनाना पड़ेगा। तो ब्लड स्मीयर दो प्रकार के बनते हैं, थिक स्मीयर और थिन स्मीयर। थिक स्मीयर में आपको पैरासाइट के बारे में पता चलता है और थिन स्मीयर में आपको उसके कौन सा स्पीसीज है जिसने कराया है, कि वायरस के द्वारा हुआ है कि फॉल्सिपेरम के द्वारा हुआ है, ये आपको थिन स्मीयर में पता चलेगा। और थिक स्मीयर में आपको पैरासाइट के बारे में पता चलेगा कि टू द प्रिवलेंस ऑफ द पैरासाइट, कि कितना हाई डेंसिटी में है, कितना प्रिवलेंस है पैरासाइट का। चलिए अब देखते हैं वाइवेक्स और फॉल्सिपेरम के बीच में डिफरेंस। यदि वाइवेक्स जो स्पीसीज है वो यंग RBCs को अफेक्ट करता है, पर जो फॉल्सिपेरम है वो और एजेस ऑफ RBCs को अफेक्ट करता है। सो जो वाइवेक्स होता है वो RBC साइज को इंक्रीज करता है, पर फॉल्सिपेरम में जो RBC का साइज है वो नॉर्मल रहता है। वाइवेक्स में अपन को स्टिफनेस डॉट्स मिलते हैं और फॉल्सिपेरम में अपन को मुरर डॉट्स मिलते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो मुरर डॉट्स मिलते हैं अपन को फॉल्सिपेरम में। वाइवेक्स अपन को मिलता है एस्कोल फॉर्म, फॉल्सिपेरम में मिलता है अपन को, सॉरी, वाइवेक्स में एस्कोल फॉर्म अब्सेंट होता है और फॉल्सिपेरम में एस्कोल फॉर्म प्रेजेंट रहता है। सो साइजोन स्टेज इज प्रेजेंट इन वाइवेक्स फॉर्म एंड साइजोन स्टेज इज अब्सेंट इन फॉल्सिपेरम। वाइवेक्स में जो गैमीट होते हैं वो कोई प्रॉपर शेप के नहीं होते हैं। फॉल्सिपेरम में जो गैमीट्स होते हैं वो बनाना शेप के होते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं बनाना शेप के, तो अपन अभी आगे देखेंगे। जो वाइवेक्स है वो रिलैप्स कराता है, जैसे कि अपने देखा था निमोनिक, वो रिलैप्स कराता है, मतलब वो से वाइवेक्स और ओवेल दोनों रिलैप्स करवाते हैं। वाइवेक्स में सिंगल लार्ज रिंग होती है, फॉल्सिपेरम में मल्टीपल रिंग्स होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई को। तो मलेरिया को याद करने के लिए आपको जूम इन करके एक निमोनिक याद रखना है। तो इसमें जीमेंस डॉट्स मिलते हैं, वाइवेक्स में मिलते हैं अपन को स्टिफनेस डॉट, फॉल्सिपेरम में मिलते हैं अपन को मुरर डॉट्स, मलेरिया में मिलते हैं अपन को जीमेन डॉट्स, जो कि ओल्ड RBC को अफेक्ट करता है। ये वाइवेक्स करता था यंग RBC को, फॉल्सिपेरम सभी स्टेजेस ऑफ RBC को करता था अफेक्ट, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो यंग हो। मलेरिया सिर्फ ओल्ड RBC को अफेक्ट करता है। इसका मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो कि 28 डेज का होता है, लॉन्गेस्ट होता है, और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कराता है। और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंड फॉर्म किस मलेरिया मिलता है। तो बैंड फॉर्म आपको मिलता है प्लाज्मोडियम मलेरिया में, तो बैंड फॉर्म ये होता है। तो अपन कुछ इन इमेज को डिस्कस कर लेते हैं कि वाइवेक्स, फॉल्सिपेरम, मलेरिया और ओवेल। तो रिंग फॉर्म आपको मिलता है फॉल्सिपेरम में, हेडफोन लाइक रिंग फॉर्म मिलते हैं। लेट स्टेज में आपको स्टिफनेस डॉट्स मिलेंगे, फॉल्सिपेरम में मुरर डॉट्स मिलेंगे, मलेरिया में आपको बैंड फॉर्म मिलेगा और ओवेल में आपको फैब्रिकेटेड एजेस मिलेंगे लेट ट्रोफोसाइट स्टेज में। इमेच्योर साइजोन जो वाइवेक्स का होता है वो एमीबॉइड साइटोप्लाज्म का मिलता है उसमें, बाकी तीनों नॉर्मल होते हैं।
मैच्योर साइजोन्स की बात की जाए तो जो मलेरी के जो वो साइजोन्स होते हैं वो रोजेट फॉर्म के होते हैं, वो एक फ्लावर के फॉर्म में होते हैं, रोजेट फॉर्म में होते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो माइक्रोगैमेट्स होते हैं फैल्सीपेरम के, वो बनाना शेप के होते हैं, बाकी सबके नॉर्मल शेप के होते हैं। तो आपको रिंग फॉर्म आपको फैल्सीपेरम में मिलता है, बैंड फॉर्म आपको मलेरी में मिलता है, शिफ्टेड डॉट्स आपको वायरस से मिलते हैं, मुरर डॉट्स आपको फैल्सीपेरम में मिलते हैं, अमीबाइड साइजोन्स आपको वायरस से मिलता है, रोजेट साइजोन्ट आपको मलेरिया में मिलता है, बनाना गैमेट्स आपको फैल्सीपेरम में मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस इमेज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है। तो बैंड फॉर्म आपको मिलता है मलेरी में और जीमेंस डॉट आपको मिलते हैं मलेरी में। तो जूम इन आपको निमोनिक याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीदी आपको डायग्नोस करना है तो उसका नेक्स्ट टेस्ट होगा बफी कोट टेस्ट। तो पहला अपन ने देखा ब्लड स्मीयर टेस्ट, नेक्स्ट था अपना बफी कोट एग्जामिनेशन यूजिंग एक्रेडिन ऑरेंज एंड यूजिंग फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। थर्ड अपना लैब डायग्नोसिस का है कल्चर ऑन RPMI 640 मीडिया, एक मीडिया होता है कल्चर कराने के लिए प्लाज्मोडियम को। नेक्स्ट है अपना मलेरिया कार्ड टेस्ट जो कि HRP2 बेस किट होती है, हिस्टाडीन रिच प्रोटीन 2 होती है जो कि फैल्सीपेरम के लिए होती है। नेक्स्ट किट होती है LDH एल्डोलेस बेस्ड किट जो कि प्लाज्मोडियम स्पीसीज के लिए होती है। तो अब ये जो किट्स है वो बैंग हो गई क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत बढ़ रहे थे इस किट को लगाने के कारण, तो अब ये किट बैंग हो गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि HPR2 किट किस स्पीसीज के लिए होती है, तो ये आपको इसका आंसर देना है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नेक्स्ट अपना है टेस्ट PCR फॉर मलेरिया पैरासाइट। तो इसी से अपना प्लाज्मोडियम खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग बेबेशिया मैक्रोटिक में। सो ये एक इंट्रा इरेथ्रोसाइटिक प्रोटोजोआ होता है जो कि बेबेसियोसिस कराता है, और इसका जो वेक्टर है वो है टिक है। इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि माल्टोस क्रॉस किस पैरासाइट में मिलता है, तो माल्टोस क्रॉस अपन को बेबेसिया में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन भी है, जो कि रिजेंबल करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के गैमेटिक स्टेज से रिजेंबल करता है। ये कुछ इस प्रकार का माल्टोस क्रॉस अपीयरेंस मिलता है इस बेबेसिया में। नेक्स्ट अपना बैरिडोडियम कोली जो कि एक लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पैरासाइट है, ये एक सीलिएटेड पैरासाइट है जिसमें पेरियोस्टोम, सिस्टोसोम, साइक्लोफायरिंग्स मिलता है, और इसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं। ये लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोटोजोआ हैं। इसकी रोटेटरी मोटिलिटी होती है और ये डायरेक्ट एपिसोड कराता है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस है टेट्रासाइक्लिन। आज इसी प्रकार से अपने जो भी प्रोटोजोआ हैं वो ख़त्म होते हैं। तो अगले पार्ट 2 में अपन लोग हेलमिन डिस्कस करेंगे जो कि कंटिन्यूशन होगा अपने पैरासाइट वाले रिवीजन वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप हैव अ नाइस डे। थैंक यू।